नॉवल मिले कुछ इस तरह। न्यू एपिसोड। ब्लैक पैंट पर फ्लोरल बगैर बाजू के टॉप पहनकर ब्राउन बाल खुले रखे, नफासत से मेकअप किए, ब्रांडेड हैंडबैग कंधे पर डाले, रूही तन सेट तैयार होकर लंबी हील पर टक टक करके चलती इस महंगी और मशहूर क्लब में आई। मैरी जोसेफ पहले से ही इसके लिए एंट्री पास ले चुकी थी। पास दिखाकर रूही अदाएं दिखाती क्लब में दाखिल हुई। हर नजर इसकी जानिब उठी, पर वो सपाट अंदाज बनाए सामने चलती क्लब के डांस फ्लोर तक गई। चंद मिनट क्लब के स्टेज पर खड़े होकर इसने बगौर सबको देखा, पर आर्ट गैलरी के दिन जैसा लंबा चौड़ा मर्द न मिला। आना तो तुम्हें पड़ेगा मिस्टर एबी, इसने दिल में दोहराया और बार काउंटर पर आ गई। हेलो मैम, क्या लेंगी आप? बार काउंटर पर खड़े नौजवान ने खुशामदीद कहा। यहाँ का सबसे महंगा और नशा आवर शराब कौन सा है? रूही ने जिंदगी की ऐश लेने वाली अमीर रईस लड़की का रवैया अपनाया। जी, वोडका। बार टेंडर ने हाजिर जवाबी से शराब की एक शाम का नाम बताया। ठीक है, वही चाहिए। इसने शहजादी के अंदाज में गर्दन उठाई। मैम, सादा या पानी के साथ? बार टेंडर को महसूस हुआ कि इसके सामने बैठी लड़की खूबसूरत और हशाश बिशाश तैयार लड़की पीने से बिल्कुल नावाकिफ है। सादा, कड़क टाइप। रूही ने शराब तो ऑर्डर कर दी, लेकिन इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। बार टेंडर ने वोडका का गिलास रूही के आगे रखा। रूही ने ममनूनियत से सर को खम दिया और हाथ बढ़ाकर गिलास पकड़ा। इसने गिलास उठाना चाहा कि इसके हाथ में लर्जिश तारी हो गई। दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि एबी को सामने लाने इसे गिलास उठाना ही पड़ेगा। इस सोच से इसकी हिम्मत की बुझती लूह फिर से रोशन हुई। वो गिलास उठाने में कामयाब हो गई। गिलास उठा तो लिया, लेकिन शराब को होंठों तक रसाई न मिली। इसने पहले एक मर्दाना कंधा इसके कंधे से पूरी शिद्दत से टकराया और रूही के हाथ से गिलास छूटकर फ्लोर पर रेजा रेजा हो गया। रूही ने फौरन से बेशतर रुख मोड़ कर इस सरापे को देखा। इसकी जानिब इस वजीहा मर्द की पुश्त थी, मगर रूही को इसे पहचानते जरा देर न लगी। वो वही लंबा कद, चौड़े शाने, मजबूत जसामत मर्द था जिससे इसने आज गैलरी में देखा था। सॉरी मैम, मैं दूसरा ड्रिंक देता हूँ। बार टेंडर ने मौजरत ख्वाह अंदाज में रूही को मुखातिब किया। रूही से नज़रअंदाज करते इस वजूद के पीछे भागी। एबी, आई नो ये तुम हो, रुक जाओ। वो हील में एबी को रफ्तार से कदम मिलाने में कासी रही। इसने अकब से सदा लगाई। एबी इसके पुकार को किसी खातिर में न लाते हुए क्लब से बाहर निकल गया। तुमने मुझे चैलेंज किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूं। देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब सीधी तरह मेरे सामने आओ। क्लब के गेट से कुछ आगे जाकर खामोशी में रूही की आवाज़ बुलंद हुई। एबी के कदम जम गए। रूही रुक कर अपना तनफ्फुस बहाल करने लगी। वो मुड़ने के बजाय उल्टे कदम चलता रूही के करीब आया। इसे करीब आते देखकर रूही के खौफ में इजाफा हो गया था, पर वो अपनी जगह साकिन खड़ी रही। 4 कदम के फासले पर रुक कर वो मुड़ा और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में इसका चेहरा मुनव्वर हुआ। रूही अब तक इसके नैन नकूश देखने लगी। अपनी ज़िंदगी के अब तक के सफ़र में इसने हमेशा अपने बाबा साईं को सबसे पुरकशिश, हैंडसम, बारोब और वजीहा मर्द समझा था, पर एबी को देखकर इसे अपने नज़रिए पर नज़रसानी करने का दिल किया। कमाल है शहजादी साईं, अब तो वाकई बहुत काबिल हैं। इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लिया। एबी गोया हुआ तो रूही ने जाना कि इसके सरापे जैसे इसकी आवाज़ भी बारोब और मजबूत है। वैसे इतनी खास तैयारी मेरे लिए? थैंक्स। एबी ने सर पैर रूही का जायजा लिया। महजूज होते अबरूज गए। इसकी नज़रों से रूही मुतज़्ज़िब सी हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो? रूही ने अपने आप को कंपोज करते हुए सीने पर हाथ बांधे। मुझे वही चाहिए जो हर जवान मर्द को एक खूबसूरत लड़की से चाहिए होता है। वो 2 कदम रूही के नज़दीक हुआ। रूही की सांस रुक गई। वो आंखें बड़ी करके इसे देखने लगी। इसके वजूद को करीब आता पाकर रूही के कदम बेख्तियार पीछे हटने लगे। दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे शहजादी। एबी ने मुसाफा करने वाली दायां हाथ आगे बढ़ाया। देखो, मैं दोस्ती नहीं कर सकती, मेरा निकाह हो चुका है। आई एम इंगेज्ड, रूही बेवक्त बोली थी।
ये बात सच थी कि रूही राजपूत का बचपन में ही बाबा साईं के बहुत ही अजीज दोस्त के बेटे से निकाह हो चुका था। रूही के बलूगत में कदम रखते ही हमेशा मामा ने इसे इसका निकाह याद करवाती रही, पर रूही खुद को मॉडर्न दौर का कहकर बचपन के निकाह से इनकारी रही। इसका मानना था कि जिससे वो कभी मिली ही नहीं, जिसे वो जानती ही नहीं, से रिश्ता कैसे कायम कर लें, इसलिए इसने बचपन के निकाह को कभी तस्लीम नहीं किया। इस वक्त एबी ने छुटकारा पाने के लिए इसने अपने बचपन के शौहर के कंधे पर गालिबन बंदूक रखकर वार किया। ए भी लाख चार्मिंग सही, लेकिन रूही पहले दिन से ही इसे नफरत करती थी, तो इसे दोस्ती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आई डोंट माइंड, मुझे तो सिर्फ दोस्ती करनी है आपसे, शादी नहीं। इसने हल्का सा सर झुकाकर रूही के कान में सरगोशी की। निहायत बेशरम व बदतमीज हो, समझ क्या लिया है तुमने मुझे? मैं एक कॉल गर्ल हूँ? तुम कैसे गायब हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, अफ्रीका के जंगल में भी नजर नहीं आओगे। वो वार्निंग देने लगी। हर मर्तबा एक ही धमकी, चलो आज कॉल कर ही लो। एबी ने इसकी वार्निंग को किसी खातिर में न लाते हुए सर झटका और होनक बने इसे देखती हुई लड़की ने मोबाइल निकाला। एबी ने खास नंबर स्क्रीन पर टाइप करके मोबाइल रूही के सामने किया तो इसके घबराहट में इजाफा होने लगा। यही नंबर है ना, इसे जताते हुए कहा। नंबर देकर रूही के ताज्जुब से अबरू फैल गए। वो बाबा साईं का प्राइवेट नंबर था जो सिर्फ मामा रूही और अहमद के पास हुआ करता था। रूही अपनी जगह जामिद हो गई थी। एबी ने डायल का बटन दबाया और दूसरी जानिब बेल जाने लगी। 3 बेल पर बाबा साईं ने कॉल उठा ली थी। हेलो हेलो, कौन है? बाबा साईं की आवाज़ स्पीकर से गूंजने लगी। एबी ने आंखों के इशारे से रूही को मोबाइल लेने का कहा। इसने गलत करते हुए हाथ बढ़ाया। बाबा साईं को पुकारना चाहा, मगर इससे पहले एबी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कॉल काट दी। कौन हो तुम? बाबा साईं का प्राइवेट नंबर कैसे जानते हो? रूही मुतफिकर हुई। मैं बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ शहजादी साईं, अपने नाजुक दिमाग पर इतना जोर मत दें। चलें। एबी ने अपना हकीकी पेशा नहीं बताया। इसके साइड से गुजर कर इसने साथ चलने का हुक्म दिया। रूही साथ चलने के बजाय पीछे हो गई। वो इसकी नीयत जांचने की कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। हॉस्टल गेट 12 बजे बंद हो जाता है, इसलिए पहले आपको वापस जाना चाहिए। एबी इसके दिल में चल रहे कश्मकश को समझ गया और साथ ही जाने की वजाहत पेश की। मैं खुद चले जाऊंगी, रूही ने साफ इनकार किया। एबी ने अपना रुख रूही की जानिब किया। हाथ में पहनी घड़ी पर वक्त देखा, तंदो तासरात बनाए और पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा हो गया। रूही को इसकी इस हरकत की वजह समझ न आई। वो आंखों की पुतलियां सिकुड़ते इसे देख रही थी कि इसके अकब में जोरदार धमाका हुआ। रूही ने चीख मारते आंखें मीच ली और कानों पर हाथ रखकर कदरें नीचे झुकी। फिजा में हर सू धुआं फैल गया और क्लब की इमारत आग में लिपट गई थी। रूही ने सीधे होते बेयकीनी से पहले एबी के अकब में जलते क्लब को देखा और फिर एबी तन तासरात को। शहजादी रूही, आपको ये याद था कि मैंने क्लब में न जाने से मना किया था, लेकिन शायद ये भूल गई थी कि मैं आपके कदम पड़ते ही उस जगह को जलाने का वादा भी किया था। वो चलकर इसके करीब आया। रूही की आंखें भीगने लगी। वो बेदम सी पलट कर इसके साथ चलने लगी। कराची शहर के सबसे मारूफ ब्यूरोक्रेट और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हाशमी के नए बंगले पर क्रिकेट टीम की शानदार इफ्तिताह पर पार्टी रखी गई थी। साईं सरकार ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस और इसकी मैचिंग कुर्ती, बेगम सरकार ब्लैक डिज़ाइनर कामदार कमीज शलवार पहने, सर पर स्कार्फ लिए और सूट का शाल कंधे पर डाले अपने शोहर के शाना बिशाना चलती पार्टी में शिरकत करने पहुंची। होम मिनिस्टर साहब, वेलकम वेलकम। खुशकिस्मत है हमारी जो आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे हमें अपने दीदार का शर्फ बख्शा। हाशमी साहब बाहें खोले गेट पर इनका इस्तकबाल करने लगे। साईं सरकार इनके गले मिले और गर्म जोशी से इनकी पीठ थपथपाई। आप बेजाते खुद हमें मदऊ करने तशरीफ़ लाए थे तो हमारा ना आना का जवाज़ ही नहीं था। हाशमी साहब, साईं सरकार ने इनकी आगोश से अलग होते कहा था। मेहरबानी है आपकी। वेलकम भाभी, उन्होंने सर को खम देते बेगम सरकार को खुशामदीद कहा था। हाशिम साहब की अहलिया भी इससे मिलने गेट पर आई। साईं सरकार ने अपने मुहाफ़िज़ को वहीं रुकने का इशारा किया। असलहा थामे मुहाफ़िज़ वहीं गेट पर रुक गए और सिर्फ आजिल इनके हमरा अंदर आया। पार्टी में सियासत से जुड़े कई नामवर शख्सियात शरीक थीं।
साईं सरकार खुश मिजाजी से इनसे मिले। बेगम सरकार मिसेस हाशमी के साथ लेडीज़ के साइड पर आ गईं और अपने अपने ग्रोह में बैठे वो दोनों शाम को एंजॉय करने लगे। चंद वेटर्स रौनक बढ़ाने मशरूबात से सजे ट्रे उठाए अलग अलग ग्रोह में जाकर इनको ड्रिंक सर्व कर रहे थे। स्पोर्ट्स के शोबे में ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी आमद से महफिल को चार चांद लगा दिए। साईं सरकार बार बार इन खिलाड़ियों से मिले और इनको कामयाबी पर सराहा, इन्हें नेक दुआएं दी और इनकी मजीद हौसला अफजाई भी की। पार्टी में ऐसी शख्सियात भी थी जहां साईं सरकार की आमद से बिल्कुल खुशी नहीं थी। इनमें से एक पार्लियामेंट के मेंबर जैद हामिद भी थे। वो अपने साथियों के घेरे में खड़े राजपूत साहब के लिए के किए हालिया इक़दाम पर तबसरा करने में मशगूल थे। मुझे ये सब होम मिनिस्टर का किया धरा लगता है। देखा नहीं था जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद को कैसे बातों बातों में फंसा दिया। जैद हामिद साहब ने इनके पीठ पीछे तबसरा किया। बहुत नेक इंसान है, अपने करियर के 5 सालों में कोई घोटाला नहीं किया, सिर्फ मुल्क के फलाहियों में काम किया है। दूसरे साथी ने राजपूत साहब की हिमायत की। जैद साहब को अपनी पार्टी के वर्कर का राजपूत का हिमायत करना हजम ना हुआ। ये महज लगते सीधे हैं पर बहुत चालाक हैं। जैद हामिद साहब ने इस्तेज़ाइया होनहा करते सर झटका।